सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई श्री राहुल जी से क्षमा चाहती हूं कि उनको इंतजार कराया। आज सुबह इलाहाबाद में थोड़ा सा मौसम धुंधला था, इसलिए हवाई जहाज वहां लैंड नहीं किया, इसीलिए कर पाया, समय लग गया और मैं थोड़ी देर में आई। आप सबने भी मेरा इंतजार किया, इसके लिए आपसे भी क्षमा मांगती हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। देखिए, आपने काफी इंतजार किया है, लंबी लंबी बातें नहीं करना चाहती, सीधी सी बात करूंगी। यहां मेरी बहनें बैठी हैं, आपकी सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? महंगाई है कि नहीं? महंगाई है? महंगाई का बोझ आप उठाती हैं कि नहीं? आप खेत में काम करती हैं, काम करने के बाद घर आती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं, जानवरों का देखभाल करती हैं, घर की सफाई करती हैं, सबसे ज्यादा मेहनत आप करती हैं और जब महंगाई आती है तो सबसे ज्यादा बोझ भी आप ही उठाती हैं। सच बात है कि नहीं? इन्हीं की तरह मेरे किसान भाई हैं। पिछले 5 सालों में आपकी क्या परिस्थितियां बनी हैं? छुट्टा जानवर है? तमाम परेशानियों के ऊपर महंगाई है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, खाद नहीं मिलती है, फसल का दाम नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है फसल के लिए? कितना मिल रहा है फसल के लिए? अरे बहुत मिल रहा है। यहां मैं कल जहां थी वहां तो 1000 भी नहीं मिल रहा है। 2500 रुपए क्विंटल दे रही है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार गेहूं धान के लिए। हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार आएगी 2500 आपको भी मिलेगा। लेकिन आज आप परेशानियों से जूझ रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी कौन सी? छुट्टा जानवर। अब मैं आपको बताऊं कि छुट्टे जानवर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, कुछ ही दिन की बात है, 4-5 दिन पहले, उन्होंने कहा कि मुझे तो संज्ञान ही नहीं था, मुझे तो संज्ञान ही नहीं था। उन्होंने कहा अब मेरे संज्ञान में आ गया है, अब मैं सुलझाऊंगा। अरे भैया, 5 सालों से क्या कर रहे थे आप? वहां अभी रूस में युद्ध हो रहा है, उसका संज्ञान है। अमेरिका में जब कोरोना हुआ तो राष्ट्रपति जी को खांसी आई तो आपको संज्ञान हो गया, आपने चिट्ठी लिख दी उनको कि जल्दी से ठीक हो जाना, शुभकामनाएं। और आपको पूरे उत्तर प्रदेश का किसान, पूरे उत्तराखंड का किसान, पंजाब में किसान, राजस्थान में किसान जूझ रहा है इस परेशानी से 5 सालों से, और आपको संज्ञान ही नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी ने बताया ही नहीं आपको। कैसे हो सकता है भैया? तो परिस्थितियां ये कैसे हुई? कैसे हुआ कि इतना बड़ा प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा हुनर है, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है, इस देश के काबिल नौजवान है, सबसे उपजाऊ जमीन है, इन परिस्थितियों में आ गया है कि छुट्टा जानवर आपका खेत खाए जा रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार घटते जा रहे हैं और आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको एक बोरा उन्होंने राशन पकड़ा दिया, एक मुफ्त का गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, थोड़े से पैसे आपके खाते में भेज दिया और वो कहते कि उनका काम खत्म, उनकी जिम्मेदारी खत्म। कैसे बनी ये परिस्थितियां, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, कैसे बनी? आप खुद जानते हैं ये अमेठी क्षेत्र है, यहां आपके सांसद रहे मेरे भैया, इनसे पहले मेरी माता जी, इनसे पहले मेरे पिताजी। बीएचईएल कौन लाया यहाँ? एचएएल कौन लाया? फुर्सतगंज का हवाई अड्डा कौन लाया? तो क्या 5 सालों में इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि बड़ी बड़ी संस्थाएं लाते, रोलिए किसानों को राहत दिलवाते? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? है? थी कि नहीं थी? थी ना इनकी जिम्मेदारी। तो क्यों नहीं निभाई, इसके बारे में सोचिए।
मैं आपको इस बात का जवाब देती हूं और आप गंभीरता से मेरी बात सुनिए। गहरी बात है, क्योंकि आपने इनकी आदत डाल दी है कि जब चुनाव आता है तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सारे के सारे नेता जान गए हैं, धर्म और जाति की बातें करेंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे और आपके जज्बातों को उभार कर ध्रुवीकरण करके वोट लेके सत्ता में आएंगे। सही बात है कि नहीं? तो ये आदत किसने डाली है? बीजेपी नहीं डाली भाई साहब, आपने डाली है, आपने डाली है। वो तो फायदा उठा रहे हैं आपका, उनको तो मालूम है कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के पहले दुरदुरिया आ गया, दुरदुरिया में शामिल हो गए, महिलाओं के साथ थोड़ा सा दुरदुरिया कर लिया, शपथ दिलवा दिया कि हमें वोट देंगे। क्यों? जान रहे हैं ना, वो तो जान रहे हैं कि आपको आके बोलेंगे कि आपके धर्म की हम सुरक्षा करेंगे, ये वो बड़ी बड़ी बातें, और आप वोट दे देंगे। और मुझे बताइए धर्म की रक्षा करने वाले मुझे बताएं, ये जो छुट्टे जानवर की समस्या है इनको सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया। गौशालाएं बनाई, गौशालाओं में गाय को उठाकर, मैंने देखे वीडियो, 50-50 गाय को उठाकर जेसीबी से धर रहे हैं, उनके ऊपर मिट्टी धर रहे हैं। गाय को जंगली कुत्ते खा रहे हैं, जीवित गाय को उसके घाव खा रहे हैं। चारा नहीं डाला, पानी नहीं डाला, छत नहीं डाला, कौन सा धर्म निभा रहे हैं? कौन सा धर्म निभा रहे हैं? तो ये धर्म की बातें जो आपके सामने करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल है। आपसे इसलिए करते हैं, आपसे वोट ले लें, खुद सत्ता में रहें, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सारी संस्थाएं बेच डालें, वो कमाए 1000 करोड़ रुपए एक दिन में और किसान कमाए 27 रुपए। ये हालात है आपकी आज। और माफ कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, कड़वी बात, कोई दुरदुरिया में आ गया, किसी ने धर्म की बात कर ली, किसी और ने जाति की बात कर ली, लो जी वोट दिया, बात खत्म। भैया बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये वोट आपका, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके अपने भविष्य के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको ठीक तरह से समझिए। आप आज गलत पार्टी को चुनेंगे, दोबारा 5 साल पछताएंगे। और आपके बच्चों को आप बड़ा इसलिए नहीं करते मेहनत करके, आप मेहनत करते हो, दिन रात क्यों धूप में काम करते हो, रात को क्यों चौकीदारी कर रहे हो अपने खेतों की, छोटे दुकानदार भाई बहन मेरे क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे कोरोना आए, जीएसटी आई, नोटबंदी आए, करे जा रहे हैं, कमाई है नहीं, बिल भरे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, ताकि अपने बच्चों का भविष्य बने। कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चे अपनी तरह संघर्ष करें, कोई नहीं चाहता। आज गरीब से गरीब परिवार में चले जाओ, सबसे पहले बोलेंगे कि हमने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया है। अब मैं लखनऊ के एक मोहल्ले में गई, वहां मुझे बच्चे मिले सारे बेरोजगार, सारे बेरोजगार, कोई आईटीआई पास, कोई एमए पास, कोई बीएससी पास, सारे अच्छी तरह से क्वालिफाइड, लेकिन बेरोजगार। तो आपने तो इसलिए तो नहीं बड़ा किया ना कि कोई भविष्य ही ना हो, कि बोरा मिलते रहे राशन का और उसी पर आप निर्भर रहे। ये एक साजिश है इन राजनीतिक दलों की, आपको गरीब रखने की, आपका पेट खाली रखने का, ताकि आपके जज्बातों का इस्तेमाल कर पाए। यही है सीधी सी बात। अमीरों की सरकार है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। आप पे अत्याचार होता है, ना अखिलेश यादव जी निकलते अपने घर से, ना मायावती जी निकलती हैं, योगी जी और मोदी जी तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मंच पे अपराधियों के पिता को अपने साथ मंच पे खड़ा करते हैं। किसानों को मारा लखीमपुर खीरी में उनके मंत्री के बेटे ने, क्या वो आए किसानों से बात करने? क्या उस अपराधी के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? जब तक हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया तब तक कार्रवाई ही नहीं की। उल्टा 4-5 दिन बाद बड़ी सी कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में, ये दिखाने के लिए कि कितना विकास है यूपी में, और मंत्री को खड़ा कर दिया अपने साथ मंच पे। तो ये है परिस्थितियां आपकी, इन परिस्थितियों को बदलो। अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, मजबूत करना है, अपनी बहनों को सशक्त करना है, तो ये सब नहीं चलेगा।
आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा हर नेता को, हर राजनीतिक दल को, हमारा विकास करके दिखाओ, वरना रास्ता नापो। तो मैं इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रही हूं, इस बार वोट अपना वोट अपने लिए डालो, अपने विकास के लिए। हमारी पार्टी क्या कह रही है? हम कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमने छुट्टे जानवर की समस्या खत्म की है, उस तरह से हम यूपी में भी करेंगे। कैसे? हमारी नीयत ठीक है। इसलिए जो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसने कहा कि अगर आप छुट्टे जानवर का देखभाल करोगे तो 2 रुपए किलो आपसे सरकार गोबर खरीदेगी। उस गोबर का गोबर गैस बनाएगी, खाद बनाएगी और आपको सुविधा होगी। आप छुट्टे जानवर का देखभाल करके कमा भी लोगे, समस्या हल हो गई। कौन छोड़ेगा जानवर को छुट्टा? तो सीधी सी बात है, अगर सरकार समस्या हल करना चाहती है तो कर सकती है। अगर आपकी तमाम समस्याएं हैं इसलिए है कि सरकार ने कोई कोशिश ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है, जैसे मैंने कहा, वोट तो मिलना ही है किसी और आधार पर। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है किसानों के पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे, आपके सबके बिजली बिल हाफ किए जाएंगे, और जिसका कोरोना का बकाया है, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, वो साफ किया जाएगा। आपको अपने उपज का सही दाम मिलेगा। गेहूं और धान का 2500 और 400 रुपए गन्ने का, जहां गन्ने के किसान हैं। यहां पे मेरी बहनें हैं, बहनें आपको कोई नहीं पूछता, और ये जो मुफ्त का गैस सिलेंडर है, इसको आप फिर से भर भी नहीं सकते। इसलिए हम सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको 3 मुफ्त दे देंगे। महिलाओं को, छात्राओं को मुफ्त मोबाइल फोन, मुफ्त स्कूटी दे देंगे। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आपको सशक्त करने का काम हमारा है। इसीलिए आपकी शिक्षा के संस्थान, हर जिले में हम एक महिला के लिए एक केंद्रीय विद्यालय जैसे पाठशाला बनाना चाहते हैं, जहां आपकी बेटियां पढ़े, शिक्षित बने और उनको हुनर भी मिले। हम 40% सरकारी रोजगार महिलाओं को देना चाहते हैं। 25% जितनी भी भर्ती पुलिस में है वो महिलाओं को मिलेंगी, ताकि जब आप पर अत्याचार हो तो पुलिस में, स्टेशन में आपको एक महिला मिले, आपकी मदद करे। इसी तरह से आज आप ब्लॉक के अस्पताल में जाते हैं, पुरुष डॉक्टर मिलता है, अपनी समस्याओं से बात कौन करेगा उससे? तो हमने कहा है कि हर ब्लॉक के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर, महिला नर्स होनी चाहिए, ताकि जब आपको समस्या हो आपको एक महिला मिले। आज आप पर जब अत्याचार होता है तो सरकार, प्रशासन, पुलिस अपराधी की मदद करती है, एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। उल्टा महिला को जलील किया जाता है और महिला के परिवार पर दबाव डाला जाता है। हम एक कानून लाएंगे जिसके जरिए अगर महिला पर अत्याचार हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो जो भी अधिकारी उसको रोक रहा है उसका सस्पेंशन कराएंगे। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, जरा बताओ कितनों को रोजगार मिला है पिछली सरकार इस 5 सालों में? नहीं मिला ना। तो हम कह रहे हैं कि ये जो 12 लाख सरकारी पद है जिन्होंने इन्होंने जानबूझ से के खाली रखा है, इनको सबसे पहले हम भरेंगे। हमने पूरा खाका तैयार किया है, कौन से पद कहाँ खाली हैं और कैसे भरे जाएंगे। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि 8 लाख नए रोजगार बनाएंगे। जो आप छोटे छोटे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खास तौर से आप पिछड़े वर्ग के हो या अति पिछड़े वर्ग के हो या आप दलित वर्ग के हो, तो अगर आप नौजवान हो और छोटा सा अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सरकार आपको 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे देगी। ठीक है? ये जो बेचने का काम शुरू किया है ना इन्होंने, HAL, BHEL, जो अच्छी चल रही हैं संस्थाएं, देखिए जो नहीं चल रही हैं वो अलग बात है, लेकिन जो कमा रही हैं, जो अच्छी चल रही हैं संस्थाएं, उनको हम बेचना बंद करेंगे, नहीं बेचने देंगे, ताकि आपके लिए रोजगार बने रहे। आपको मालूम भी होगा कि जब ये प्राइवेट में बिक जाते हैं तो आरक्षण भी खत्म हो जाते हैं इनमें, मालूम है कि नहीं आपको? तो समझ लीजिए कि क्या क्या हो रहा है और आप होने दे रहे हैं। तो ये सब चीजें नौजवानों के लिए रोजगार, किसानों के लिए समस्याओं को हल करने का माध्यम, महिलाओं के लिए, सबके लिए,
ये सब चीजें कांग्रेस ने 3 घोषणा पत्र में डाले हैं और आपके लिए ये सारी योजनाएं तैयार हैं। अब आप मन बनाइए कि आपको विकास की राजनीति चाहिए जो आपके लिए समर्पित हो और आपको आगे बढ़ाए, या फिर आपको ऐसी राजनीति चाहिए जो आपको ये धर्म और जाति की जाल, झूठी जाल में फंसा के, आपको गुमराह बना के अपने ही लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने खुद के विकास के लिए, नेताओं की महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए चले। ये अब आप पर निर्भर है। आपको भविष्य बनाना है, मजबूत होना है, सशक्त होना है, तो आप कांग्रेस पार्टी को इस बार अपना वोट दीजिए। ये विजय पासी जी हैं, विजय पासी जी आपके लिए समर्पित हैं। उनके लिए, उनको आप वोट देंगे तो हम कह रहे हैं, हमने इनकी मेहनत देखी है, हमने देखा है कि जब समस्याएं होती हैं आपके पास आते हैं और सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं इनकी, और आप सब अपनी जिम्मेदारी लो, सही जगह इस बार अपना वोट डालना। अब ज्यादा कहने के बजाय मैं आपसे क्षमा फिर से मांगती हूं और भैया राहुल गांधी जी अब आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। इस मंच पर 184 जगदीशपुर विधानसभा के साथ 185 गौरीगंज विधानसभा के प्रत्याशी भाई फतेह बहादुर जी और 187 विधानसभा इसौली से भाई बीएम यादव जी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं आप लोग इनका स्वागत करें। साथियों, इसी के साथ हम अब जिन्हें बुलाने जा रहे हैं, करोड़ों लोगों की आवाज, परम आदरणीय राहुल गांधी जी, जिनका आप लोग यहाँ तालियों के साथ स्वागत करें, मंच पर आवें और अपने विचार रखें। आदरणीय राहुल गांधी जी। प्रियंका जी, किशोरीलाल शर्मा जी, राजेश्वर प्रताप सिंह जी, अशोक श्रीवास्तव जी, राधेश्याम जी, दीपक सिंह जी, फतेह मोहम्मद जी, प्रशांत तिवारी जी, खुर्शीद अजीज जी, हमारे कैंडिडेट विजय पासी जी, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। और खासतौर से जो युवा आए हैं, जो बेरोजगार युवा आए हैं, उनका मैं यहां स्वागत करता हूं। हाँ, 2014 में नरेंद्र मोदी जी भाषण करते थे। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में उन्होंने भाषण किया और कहते थे 2 करोड़ युवाओं को, याद है? किसी को मिला? है? और किसके लिए हुआ? वो कहना चाहते थे 70 साल में अंबानी अदानी के लिए कुछ नहीं हुआ। अंबानी अदानी के लिए कुछ नहीं हुआ। फुर्सतगंज एयरपोर्ट, ये जो नेशनल हाईवेज यहां बिछाई गई है, ये किसने किया? बिछाई गई है, ये किसने किया? अब मेरा सवाल यह है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी भाषण कर रहे हैं, कितनी मीटिंग की होंगी?
भाषण कर रहे हैं। कितनी मीटिंग की होंगी? कितनी की होंगी? 50 कर दी होंगी। तो टेलीप्रॉम्प्टर के साथ या फिर पार्लियामेंट में, मतलब ऐसे कागज पे लिखा भाषण। खैर, इन भाषणों में वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? अब वो जब यूपी आते हैं तो यूपी के युवाओं को ये क्यों नहीं कहते कि भैया मैं आपको रोजगार देने जा रहा हूं? क्या हो गया? हाँ, पीएचईएल बेच रहे हैं, एचएल बेच रहे हैं, तेल की कंपनियां बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच दिया, मगर अपने भाषणों में यह क्यों नहीं कहते कि मैंने 2014 में वायदा किया था, मैंने इतने युवाओं को रोजगार दिलवाया और आने वाले समय में मैं और रोजगार देने जा रहा हूं? क्यों नहीं कहते? क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आकर वोट लेने के लिए कुछ भी बोल जाएगा। ठीक है, पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को वायदा किया था कि आमदनी दुगनी कर दूंगा, और फिर 3 काले कानून लागू किए। 3 काले कानून लागू किए। इन कानूनों का लक्ष्य क्या है? इन कानूनों का लक्ष्य यह है कि जो आज किसान को मिलता है वो उससे छीना जाए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2, 3, 5 अरबपतियों को दे दिया जाए। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। वो उन्होंने चोरी कर ली, वो अलग बात। वो 10-20 करोड़ रुपए देकर मध्य प्रदेश की सरकार, गोवा की सरकार, अरुणाचल की सरकार ये चोरी तो करते हैं, मगर हमारा पहला वायदा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब में किसानों का कर्जा माफ करने का था। और आप जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए और वहां पूछ लीजिए, उनसे पूछिए कि चुनाव के समय राहुल गांधी ने यहां कहा था कि कर्जा माफ होगा, हुआ या नहीं हुआ? उनसे जाके पूछ लीजिए। छत्तीसगढ़ जाके पूछिए कि धान के लिए क्या रेट मिलता है? 2500। हमने ये वायदा किया, बीजेपी के लोगों ने कहा यह किया ही नहीं जा सकता, और 10 दिन के अंदर हमने कर्जा माफ कर दिया और कुछ ही महीनों में हमने 2500 रुपए रेट तय कर दिया। अब क्या है? और इस बात को आप अच्छी तरह सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, नरेंद्र मोदी जी ने गलत जीएसटी पास की, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों में 3 कानून बनाए, और कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले होते हैं, उनकी मदद नहीं की। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति इस देश को रोजगार नहीं देते हैं। यह बात आप समझ लीजिए।
देश के सबसे बड़े अरबपति देश को रोजगार नहीं देते हैं। छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस वाले और किसान देश को रोजगार देते हैं। और आज क्या किया इन्होंने? नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार देने वाली जो रीढ़ की हड्डी थी हिंदुस्तान की, उसको नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया है। और अब आप देखिए, आने वाले समय में आप देखना कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप अपने बच्चों को जितना भी पढ़ाना चाहते हो पढ़ा लो, जितना पढ़ाना है, बीए, एमए, जो भी पढ़ाना है पढ़ा दो, जितना बच्चों में इन्वेस्टमेंट डालना है इन्वेस्ट कर लो, मगर आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता। अब आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजते हो, कॉलेज भेजते हो, क्यों भेजते हो? प्रियंका ने बात कही, क्यों भेजते हो? मजे के लिए भेजते हो क्या? कुछ बनने के लिए। व्यक्ति कैसे बनता है? जो आपने बात बोली, कुछ बनने के लिए भेजते हैं। कुछ बनने का क्या मतलब होता है? कुछ बनने का यह मतलब होता है कि आपके बेटे के पास, बेटी के पास यूनिवर्सिटी डिग्री के बाद जॉब मिले, रोजगार मिले। उसके बिना कैसे बन जाएंगे लोग? क्या बन जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। आप अपने जेब में से पैसा देते हो। हर माता पिता सपना देखते हैं, छोटा सा पैसा, कम से कम पैसा होता है, मगर हिंदुस्तान का हर माता पिता यह सोचता है कि हमने अगर बच्चों को शिक्षा दे दी तो उनको रोजगार मिल जाएगा। सोचते हो ना आप कि भैया कुछ नहीं तो एमए, बीए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पास हो जाए, 12वीं पास हो जाए तो कहीं ना कहीं तो रोजगार मिल जाएगा। मगर आपने यह नहीं सोचा कि रोजगार की रीढ़ की हड्डी छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार, किसान, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी और उसके मित्रों ने तोड़ दिया है। मतलब अब आपको जो भी करना है कर लो, उत्तर प्रदेश में जो भी करना है कर लो, मगर आपको इस प्रदेश में, आपके बच्चों को इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता है। मेरी बात मत मानो। कोरोना के समय मेरी बात नहीं मानी, कहा राहुल गांधी ऐसे कह रहा है, नहीं मानी, ठीक है, मगर फिर गंगा में लाशें तो दिखी, लाशें तो दिखी ना, या वो भी नहीं देखी आपने? देखी ना? तो आपको सच्चाई पहचाननी है। प्रियंका ने सही बात बोली। ये क्यों हो रहा है? आप रोजगार चाहते हो, रोजगार पैदा करने का टिकट आपके हाथ में है। समझ लो, रोजगार पैदा करने का टिकट आपके हाथ में है। जब आप पोलिंग बूथ में जाते हो और जब आप बटन दबाते हो, वो रोजगार का टिकट है। मगर आप कभी धर्म पे दे देते हो, कभी जात पे दे देते हो,
मगर आप अपने भविष्य के लिए कभी वोट नहीं डालते हो। आप डालते ही नहीं हो। आप कहते हो मोदी जी आके कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, और आप यह सवाल नहीं पूछते हो कि भैया कैसे दोगे, कहां से आएगा रोजगार। यह सवाल आप नहीं पूछते हो। मैं आपको बता रहा हूं, रोजगार पैदा करना है देश में तो किसानों की मदद करो, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों की मदद करो, बैंक के दरवाजे इन लोगों के लिए खोलो, रोजगार पैदा होना शुरू हो जाए। दुनिया में तेल के दाम जब हमारी यूपीए की सरकार थी $140 प्रति बैरल थे। एक बैरल तेल का इंटरनेशनल मार्केट में $140 प्रति बैरल था। पिछले 8 साल पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में गिरता जा रहा था, 25 रुपए तक पहुंच गया था। मगर हिंदुस्तान में गौरीगंज में एनडीए के सरकार के समय पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट पे रेट गिर रहा है, हिंदुस्तान इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल डीजल खरीद रही है, तो फिर पैसा कहां जा रहा है? आपके जेब में तो नहीं जा रहा। आपको यह सवाल पूछना चाहिए, अगर मेरे जेब में नहीं जा रहा है तो किसके जेब में जा रहा है? अगर आपके जेब में नहीं जा रहा, अगर किसान के जेब में नहीं जा रहा, अगर छोटे व्यापारी के जेब में नहीं जा रहा, तो कहां जा रहा है भाई? कहीं तो जा रहा होगा, कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। तो ये सवाल आपको पूछने ही पड़ेंगे। हमने कहा है, जैसे छत्तीसगढ़ में कहा, वहां हमने वायदा किया, यहां भी हम कह रहे हैं 2,500 रुपए धान का रेट हम करके दिलवा देंगे। छत्तीसगढ़ में आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ गया, मजेदार बात आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ में गया, वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में वहां पे उन्होंने फूड पार्क जो होता है, जो मैंने सपना अमेठी के लिए, जगदीशपुर के लिए देखा था, वो सपना वहां पे पूरा कर दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई फूड पार्क फैक्ट्री लगाई जा रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में। जहां पे धान चावल उगता है, वहां पे चावल को प्रोसेस करने का यूनिट, जहां पे टमाटर उगता है, वहां पे टमाटो केचप का यूनिट, अलग यूनिट बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ का किसान सीधा अपना माल जाकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे बेचता है, उसको सही रेट मिलता है। वहां पे कोई लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं, वहां पे सीधा जाओ, फैक्ट्री में जाओ, केचप की फैक्ट्री के सामने जाओ, अपना टमाटर वहां रखो, जेब में पैसा लो, वापस जाओ, खत्म कहानी। तो यह सपना हम उत्तर प्रदेश में भी देखना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। भाइयों और बहनों, आप गलत फहमी में हो। आप सोचते हो कि उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई कमी है, कोई कमी नहीं है। सबसे देश में
ये सबसे आगे जा सकता है, ये प्रदेश सबको पीछे छोड़ सकता है। आप जाते हो कभी महाराष्ट्र चले जाते हो, कभी पंजाब चले जाते हो, छत्तीसगढ़ चले जाते हो, यूपी के लोग मैंने आसाम में, मणिपुर में, नागालैंड में लेबर करते हुए देखे हैं। सही बात है ना? वहां पे जाते हैं, मतलब पूरा खून पसीना निकल जाता है। बाकी देश में आप रोजगार ढूंढने निकलते हो, आपको यहां क्यों नहीं मिल सकता? महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहां पे सालों से कभी आपने समाजवादी को चुना, कभी आपने बीजेपी को चुना, कभी आप बीएसपी को चुनते हो, और इन सब ने एक के बाद एक आपको झूठे वायदे के आपसे पैसा चोरी किया। एक ने नहीं छोड़ा। तो अब आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए, यहां हमारे कैंडिडेट को जिताइए, और भाइयों और बहनों देखिए, भैया, और एक बात आप एक बात गहराई से समझ लीजिए, जब तक उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं पैदा करेगा, तब तक उत्तर प्रदेश आगे नहीं जा सकता है। आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजो, जिनके पास कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, उनके जेब में आप अपना पैसा डालो, मगर जब तक रोजगार नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में, शिक्षा का आपको फायदा नहीं मिल सकता है, आपके बच्चों को फायदा नहीं मिल सकता। शिक्षा का जब ही फायदा मिलेगा जब यहां पे फैक्ट्री बनेगी, जब यहां पे रोजगार पैदा होगा, तब आपके बच्चे शिक्षा का फायदा उठाकर उत्तर प्रदेश को बदलने का काम कर सकेंगे। बिल्कुल। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, आप यहां आए, प्यार से आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में मैं थौरी की धरती के स्वर्गीय बाबू बीएन सिंह की धरती के भाई राजेश प्रताप सिंह जी से चाहता हूं कि वे आए और सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। भाई हम थौरी की इस पावन धरती पर अपने सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपने नौजवान साथियों की तरफ से, अपने माताओं बहनों की तरफ से व श्री बीएन सिंह स्मारक इंटर कॉलेज थौरी परिवार की तरफ से श्री बीएन